गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं आज का जो एडिटोरियल है, इसमें बाढ़ के ऊपर नियंत्रण की बात की गई है। और ख़ासकर ये जो एडिटोरियल है ये बिहार विशेष ही है, क्योंकि बिहार की चर्चा इसमें की गई है। इसमें आपको कहा गया है कि आज़ादी के बाद से जो बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ के तकनीकी प्रबंधन पर अरबों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन बाढ़ का जो संभावित इलाका है उसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। पूरे बिहार का जो है 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो कि पूरे भारत के स्तर पर यह आंकड़ा कुल प्रभावित क्षेत्र का छठा हिस्सा है। दरअसल बाढ़ की जो भयावहता है वो उसके लिए हम लोग खुद ही जिम्मेवार हैं। एक तो हम लोग नदी जोड़ों परियोजना कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारा जो विनिर्माण का कार्य चलता है तो उसमें हम लोग नदी की जो वास्तविक जो धाराएं हैं उसको हम लोग दिशाहीन कर देते हैं। उसकी जो वास्तविक दिशा है उससे हम लोग उसको विचलित कर दे रहे हैं। यह हमारी नदी और उससे जुड़े समूचे पारिस्थितिक तंत्र को लेकर नासमझी का एक बेहतरीन नमूना है। पूरे बिहार में लगभग 600 छोटी बड़ी जलधाराएं हैं। अकेले चंपारण में ही देख लीजिए तो दर्जन भर है, और ये हिमालय से निकलकर नीचे मैदान की तरफ आती हैं। बरसात के दिनों में इनकी संख्या बढ़ जाती है। नदी की प्रवृत्ति में बाढ़ मूल रूप से शामिल है, खासकर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं। उसी तरह बाढ़ यहाँ नदियों के किनारे और जलग्रहण क्षेत्र में बसने वाले लोगों के जीवन का भी अनन्य हिस्सा होती है। जो बाढ़ क्षेत्र में बसते हैं लोग, उनके लिए जो नदियां हैं, नदी जो क्या है हमारा जीवन शैली को निर्धारित करता है। नदी बाढ़ का समय लगभग नियत होता है। नदियों की पुरानी धाराओं की एक श्रृंखला, जिसमें अनियमित झीलें या मन और चौर, ये बिहार में आपने पढ़ा होगा, मुख्य रूप से 3 काम करते हैं। एक, नदी के बहाव क्षेत्र से अधिक पानी को अपने में समाहित करके नदी के जलस्तर को बढ़ने से रोकती है। दूसरी, चूँकि कई झीलों की एक श्रृंखला है जो एक एक करके भरती हुई जाती है, इससे बहाव की गति तेज नहीं हो पाती है और नदियों द्वारा होने वाला कटाव नियंत्रित रहता है। तीसरा क्या है कि जब पानी इन नदी की पुरानी धाराओं, जो कि झीलों या के रूप में फैली है, में भर जाता है, जिससे नदी के बहाव से उतना पानी नदी के निचले जल क्षेत्र से कम हो जाता है। इससे बाढ़ की तेजी और जो विभीषिका में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। बरसात के बाद झीलों में जमा हुआ जो पानी अगले वर्ष भूजल और सतही जलों का सुगम स्रोत बना रहता है। अब बरसात तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि उसके लिए बाढ़ नियंत्रण कार्य होना चाहिए। बिहार में गंगा और हिमालय के मध्य के पूरे विस्तृत भूभाग में अनेक नदियां बहती हैं, जो वर्ष के कुछ निश्चित दिनों में बाढ़ का सारा पानी पूरे मैदानी भाग में उड़ेल देती है। बाढ़ के पानी में कच्चे शिवालिक श्रेणी, जो हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, की गाद खेती को एक नई जान देती है। ये सारे ताल तलैया नदियों की क्षमता से ज़्यादा पानी समेटते हैं। बाढ़ के पानी के भंडारण की इस प्राकृतिक व्यवस्था को अनुपम मिश्र रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तर्ज पर फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग मानते थे। ताल तलैया में संग्रहित पानी अगली बाढ़ के आने तक न सिर्फ साफ पानी, बल्कि मछली पालन, सिंचाई, कृषि सहित अनेक संसाधनों का जरिया बना रहता है। वहीं धीरे धीरे बाढ़ का जो है पानी मुख्य नदी के रास्ते गंगा में विलीन हो जाता है। नदियों के इस जाल में सभ्यता फलती फूलती आई है, पर नदियों की इस प्राकृतिक व्यवस्था से बिना छेड़छाड़ किए उनको आत्मसात करते हुए खेती के तरीके भी बाढ़ और पानी के इसी सामंजस्य पर आधारित रहे हैं। अब खेती तो इसी परिस्थिति में हो रहा है, बाढ़ हो, सूखा हो या कुछ भी हो, ठीक है। कुल मिलाकर बाढ़ को विपदा न मानकर उसी के अनुरूप ढल जाने की प्रवृत्ति थी हमारी। पहले क्या था कि हम लोग जो है, वही बात है कि हम लोग आपदा में अवसर की तलाश कर लेते थे। वो गाद जो है हमारी खेती के लिए फ़ायदेमंद होता था, मत्स्य पालन वगैरह होता था, आप जैसे पढ़ चुके हो, सिंचाई होता था, वो साफ़ पानी हम लोग संग्रहित करते थे, भूजल स्तर जो है वो बढ़ता था हमारा।
लेकिन अब मगर पिछले कुछ वर्षों में ऐसा नहीं है। जल और बाढ़ प्रबंधन के नाम पे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय समझ को किनारे करके तकनीकी ठसक का प्रदर्शन होता रहा है। नदियों के दोनों किनारों पर बड़े बड़े बांधों की एक श्रृंखला तैयार हुई ताकि पानी को फैलने से रोका जा सके। 50 के दशक में जहां बिहार में कुल बांधों की संख्या 260 किलोमीटर थी, ठीक है, 50 के दशक में कितनी थी? 260 किलोमीटर थी। अब 3600 किलोमीटर तक जा पहुंची है। तो बिहार में बांधों की जो है बांधों की लंबाई बांधों की लंबाई 260 किलोमीटर पहले होती थी, अब 3600 किलोमीटर तक पहुंची है। इतना सब कुछ होने के बाद बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाकों का रकबा लगभग 4 गुना बढ़कर 90 लाख हेक्टेयर तक, मतलब 90 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित है बिहार में। नदियों और उनसे जुड़ी झीलों और मनों के प्राकृतिक स्वरूप और बहाव की दिशा को दरकिनार कर नहरों का जाल बिछाया गया। जल जमाव वाले क्षेत्रों में शहर बसाए गए। जल ग्रहण क्षेत्रों का अविवेकपूर्ण तरीकों से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पर बस्तियां बसाई गई हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि अनगिनत झीलों के आपस में जुड़ाव का रास्ता लगभग बंद हो गया। नतीजा है कि बाढ़ की मतलब जो है कि संख्या बढ़ी है, ठीक है। ऐसे कई नाले मुख्य नदियों के इतर जल विकास की एक समानांतर व्यवस्था बनाते हैं। यह गंगा के उत्तरी मैदानी इलाकों की एक विशेषता भी है। विकास के क्रम में इन सारे प्राकृतिक बहाव के रास्तों पर नकेल कस दिया गया है। अब उन पर शहर और कस्बे बस गए हैं। बिहार के शहर मोतिहारी के उत्तर और पूरब से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिसके नीचे से अब ये पूछेगा कि सिकरहना नदी जो है कहाँ है? तो मोतिहारी में है, ठीक है। बाढ़ का पानी मोती झील में मिल जाता था पहले, और वह आगे नदी के प्रवाह तंत्र में मिलकर गंगा की तरफ निकल जाता था। अब राष्ट्रीय राजमार्ग की सारी पुलियों को भरकर और शहर से गुजरने वाले नालों को पाट कर उसके ऊपर कई मोहल्ले बसाए जा चुके हैं। इससे बाढ़ के पानी का विकास न हो पाने से सिकरहना और मोतिहारी के बीच का इलाका जलमग्न होने लगा है, जिसमें शहर के निचले हिस्से भी शामिल हैं। उत्तर बिहार के लगभग हर शहर की कमोबेश यही स्थिति है। स्मार्ट सिटी बसाने के इस दौर में हम तो अभिशप्त हो गए हैं। प्रबंधन के नाम पर तकनीक के भौरे प्रदर्शन को अब बाढ़ का पानी निकास के अभाव में हफ्तों महीनों तक नहीं निकल पाता, जिससे खेती का चक्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बाढ़ के क्या जो है नुकसान है, दुष्प्रभाव है, इसको आप बता सकते हैं। खेती का जो है पूरा जो सिस्टम खराब हो रहा है। किसान बाढ़ उतर जाने के बाद खेतों में फैली उपजाऊ मिट्टी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि पानी निकास के अभाव में वह वहीं ठहर जाता है। बाढ़ अब खेती खलिहानों, गाँवों और शहरों को अपना निशाना बना रही है और छोड़ जा रही है अपने पीछे त्रासदी। हम हैं बाढ़ नियंत्रण के नाम पर सब कुछ कर रहे हैं, मगर वह असल बात नहीं समझ रहे हैं और न अमल में ला रहे हैं जो प्रकृति सम्मत है, भले उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। अब तो यह सर्वविदित है कि बाढ़ की तबाही पानी से नहीं बल्कि खोखले प्रबंधन से आती है। कहावत भी है कि नदी अपना रास्ता और प्रवाह क्षेत्र कभी नहीं भूलती। कम से कम अगले 100 वर्षों तक उस पर आज नहीं तो कल वह दावा जरूर करती है। इस वर्ष की बाढ़ शायद हमें कुछ सीख दे जाए कि नदी है तो बाढ़ आएगी ही, उसे बांधने की ज़रूरत नहीं है, उसे बहाव का रास्ता भर देना है, और उसके लिए प्रकृति ने सब इंतजाम पहले से ही करके रखा है। तो ये जो है बिहार विशेषांक निकाला है आज जनसत्ता जी ने, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।